उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार बहुत लंबे समय से इस बात के इंतजार में थी कि कब उसके मंत्रिमंडल का विस्तार हो। 1 साल का समय रह गया है जिस दौरान सरकार अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल करेगी और पिछले लंबे समय से मंत्रियों की संख्या में जो है धीरे धीरे करके जो कमी आई थी वो भरपाई नहीं हो रही थी। इस तरीके से जो जितना बोझ था वो मुख्यमंत्री के खुद कंधों पे था। तमाम डिपार्टमेंट, तमाम मिनिस्ट्रीज जो थी उनके पास संभल थी। आज जो बदलाव हुआ है, उत्तराखंड की राजनीति में भी बदलाव दिखेगा इसका आने वाले समय में, अगले चुनाव में भी इसका फर्क पड़ेगा। आज धामी सरकार ने अपने 5 खाली पदों पे मंत्रियों की ताजपोशी की। इस संबंध में हम पूछेंगे, हमारे साथ राणा जी हैं। राणा जी, क्या इसके मायने मतलब आप समझ में आता है आपको? सर, अभी तक देखा जाए तो सरकार में लगभग 6 मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी अलग थे। तो लगातार कई हमारे कैबिनेट मंत्रियों की मृत्यु भी हुई थी, तो सीट खाली थी। तो लंबे समय से इसमें कई साल से चर्चा चल रही कैबिनेट विस्तार के लिए। तो आज उसका एक तरफ से उस पर विराम भी लग गया। 5 नए लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसमें 3 तो नए चेहरे हैं, 2 लोग पुराने हैं जो पहले भाजपा सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। इसमें मदन कौशिक जी हरिद्वार से हैं, तो वो त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनके पास सबसे अहम ओहदा भी था, संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास था। पर उनके हटने के बाद हरिद्वार एक तरफ से खाली रह गई थी, तो उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके अलावा जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक भी हैं, खजान दास राजपुर रूट से हैं, तो वो 2007 में मंत्री भी रहे हैं। तो एक तरफ से उनके पुराने चेहरों में दोनों लोगों की वापसी हुई। हम नए चेहरों की बात करें तो रुद्रप्रयाग से हमारे विधायक हैं भरत सिंह चौधरी, वो लगातार 2 बार के विधायक हैं। तो उनके लंबे समय से ये चल रही थी कि रुद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व सरकार में मिले, तो आज उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा नैनीताल जिला है, वो भी पिछले 9 सालों से सरकार में जो एक कैबिनेट का प्रतिनिधित्व मिलता है वो नहीं मिल पा रहा था। तो भीमताल से जो हमारे विधायक हैं राम सिंह खेड़ा, वो भी लगातार 2 बार के विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और रुड़की से हमारे जो भाजपा के विधायक हैं, ये पहली बार उनको मंत्री प्रदीप बत्रा को भी उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया। तो कुल मिला के जो हमारे सरकार के जो आगामी 2027 के चुनाव हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जैसे हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। तो एक तरफ से जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उन्होंने पूरी अपनी टीम, अभी तक टीम कंप्लीट नहीं थी, अब 5 नए मंत्रियों के कैबिनेट में आने से अब टीम 11 तैयार हो चुकी है। राणा जी, आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं बहुत करीब से, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस को भी कवर कर रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, अब सरकार ने अपने कामकाज को कई लोगों के हाथ में या नए मंत्रिमंडल का गठन करके अपने को कहीं ना कहीं मजबूती दी है। कांग्रेस की नज़र से जो तैयारी थी उसको अब लेकर कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस अभी तक जो सरकार की जो नीतियां थी, कार्यक्रमों, उनके विरोध में अभी तक धरना प्रदर्शन करती आई है, कर रही है, या सरकार के जो भी नेगेटिव पॉइंट है उनको उठा के उनको मुद्दे बना रही थी। अब सरकार ने पूरा कैबिनेट का विस्तार कर दिया। सरकार का जो काम काज है उसको और बेहतर उसमें करने के लिए बंटवारा होगा, तो सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीति है उसको भी अपना बदलाव करने की ज़रूरत होगी। अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई। सरकार उससे कई आगे बढ़ चुकी है चुनावी मोर्चे पे, काफ़ी बूथ लेवल पे। तो कांग्रेस का अभी इसी उधेड़-बुन में लगी है अपने प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर। तो सरकार अगर जिस हिसाब से कैबिनेट का विस्तार हो गया, सरकार और फ्रंट फुट पे आगे बढ़ के काम करेगी, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से अपनी रणनीति, जो चुनावी रणनीति है, उसको और धार देने के लिए और रणनीति सरकार के मुताबिक बदलने की आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि नए मंत्री बनने के बाद एक हलचल फिर तेज होगी? जिन जिन इलाकों से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं वो मंत्री, वो अपने इलाकों में काम करेंगे, अपने वर्गों में काम करेंगे, अपने जातिगत समीकरण उसके होंगे, उसके क्षेत्रीय समीकरण होंगे। तो उसका कांग्रेस कैसे अब उसको आपको लगता है कि कैसे उसका काट निकालेगी? या कांग्रेस जिस दिशा में सोच रही थी उस दिशा में कांग्रेस, बीजेपी ने सोचना शुरू कर दिया? एक तरीके से देखें, नेशनल स्तर पर भी दलित वोट को लेकर कांग्रेस लगातार अपने को आगे करके करना चाह रही थी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी इस दिशा में सोच रहा था कि दलित वोटों को ले। एक साथ धामी सरकार ने 2-2 दलित मंत्री बना दिए हैं अपने कैबिनेट में। तो उसका क्या आपको लगता है कि किस तरीके से इसको देखते हैं? हाँ, कांग्रेस अभी तक यही बात करती रहे, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, उनका फोकस ज़्यादा दलित वोटों पर रहा है। तो बीजेपी ने पहले से, अगर हमारे कैबिनेट में देखा जाए तो रेखा आर्या पहले से ही
और महिला कोटे से पहले से मंत्री हैं। अभी तक जो पिछले चंदन रामदास जी दलित कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, तो उनका स्वास्थ्य कारणों से निधन हो गया, तो वो वाली सीट एससी कोटे की जो सीट थी हमारी, वो खाली पड़ी थी। तो सरकार ने ये धामी सरकार ने जो आगे 2027 के चुनाव को देखते हुए जो हमारी राजपुर से खजानदार जी एससी सीट से चुनाव जीते हैं और अनुभवी पुराने होते विधायक भी हैं, तो उनको इसमें एससी कोटे से कैबिनेट मंत्री में शामिल किया है। तो निश्चित से जो भाजपा की रणनीति, जो कांग्रेस रणनीति है, वो कांग्रेस के जो एससी वोट बैंक पे उस पर सेंध लगाने की है, ताकि जो कांग्रेस दलित समुदाय के वोट बैंक की बात करती है, तो भाजपा ने कहीं ना कहीं उसको भी सेंध लगाने की कोशिश की है। आफ्ताब, अभी हमने बात की थी राणा जी से, भूपेंद्र राणा जी से। भूपेंद्र राणा जी से हमने इस बात पे बात की कि सरकार के कामकाज में असर आएगा, मुख्यमंत्री के पास तमाम डिपार्टमेंट थे, सब कुछ थे। आपको लगता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसके भाजपा के या राजनीतिक मायने मतलब क्या है प्रदेश में? सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा में इस बात का बड़ा इंतज़ार था कि किसे किसे कैबिनेट मंत्री या दायित्व किसे मिलेंगे, और ये इंतज़ार धामी जी ने ख़त्म कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसमें संतुलन के हिसाब से देखें तो एक क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया गया है। जैसे कि तराई के जो ज़िले हैं उनका भी प्रतिनिधित्व अब कैबिनेट में है, और जो पहाड़ के ज़िले हैं उनका भी प्रतिनिधित्व कैबिनेट में है। गढ़वाल में चूँकि भाजपा की सीटें भी ज़्यादा रही हैं, तो गढ़वाल का प्रतिनिधित्व अगर हम गढ़वाल और कुमाऊं के नज़रिए से देखें तो गढ़वाल का ज़्यादा हो गया। अब गढ़वाल के 8 मंत्री हैं और कुमाऊं के 4 मंत्री हो गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम संगठनात्मक तरीके से देखें तो जहां बीजेपी थोड़ी कमज़ोर रही पिछले 2022 के चुनाव में, ख़ास तौर से जैसे हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में 11 में से लगभग 3 या 4 सीटें ही भाजपा के पास थी, तो इस बार उसको थोड़ा उस पर भाजपा ने फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं संगठन में के जैसे आमतौर पर देखा जाता था और सरकारें भी बनती थी तो हरिद्वार से एक आदमी को ले लिया, एक मिनिस्टर बन गया। इस बार हरिद्वार में 2 मंत्रियों को शामिल किया गया है, इसके क्या मायने मतलब है? बिल्कुल, इसका सबसे पहला तो जो इसके मायने, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि हरिद्वार में भाजपा काफ़ी कमज़ोर इसलिए भी मान रही थी खुद को, या मानकर चल रही है, क्योंकि वहाँ बसपा का भी एक बड़ा वोट बैंक है। बसपा की भी सीटें रही हैं, जैसे मंगलौर और आपकी जो लक्सर जो विधानसभा थी, ये बसपा की रही। तो बसपा के अलावा वहाँ कांग्रेस की भी विधानसभा सीटें हैं। तो पिछले 2022 के चुनाव में भाजपा को वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। भाजपा के 3 या 4 विधायक बचे थे। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार का इतने बड़े मतलब भारी भरकम कैबिनेट में जो एक प्रतिनिधित्व हो गया है, तो पार्टी ये मानकर चल रही है कि इसका फ़ायदा होगा चुनाव में। और हाल ही में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका जो यहाँ बड़ा एक कार्यक्रम करवाया गया है, उसके पीछे भी मकसद यही था कि हरिद्वार में थोड़ा करंट पैदा किया जाए, तो उस पर भाजपा काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। मदन कौशिक जी की वापसी दोबारा जो हुई मंत्रिमंडल में, दूसरी बार उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मदन कौशिक हरिद्वार के एक वरिष्ठ और बहुत ऊंचे कद के नेता हैं। मदन कौशिक वह विधायक हैं जो लगातार 5 चुनाव हुए हैं, 5 बार विधानसभा में उनकी एंट्री हुई है, 5 बार विधायक बने हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और पार्टी में अभी 4थी बार आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। तो मदन कौशिक को कहीं ना कहीं पार्टी हरिद्वार में एक बड़े चाणक्य के तौर पर या जीत के सूत्रधार के तौर पर पार्टी कहीं देखकर चल रही है। बीजेपी को आपको लगता है कि ये जो बदलाव हुआ या टीम 11 मुख्यमंत्री की पूरी तरीके से तैयार हो गई है, सारे अलग अलग एरियाज़ के, या आपने बताया कि किस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं का भी संतुलन बनाया गया, जातियों का भी संतुलन बनाया गया, बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को भी उसी तरीके से जैसे बनाया गया था, नए लोगों को मौका मिला, इसमें आयु को लेके भी कुछ क्या समीकरण बनाए गए थे, कुछ ये जो लोगों को चयन करने में आप देखते हैं उस तरीके का भी कुछ ऐसा दिखा आपको? देखिए, संगठनात्मक तौर पर भाजपा आयु का जो मसला है उस पर पिछले कई साल से काम कर रही है। मंडल और ज़िले के जो पदाधिकारी हैं वो युवाओं को तरजीह दी गई है, और इस बार भी जो हमारी अभी जो 5 कैबिनेट मंत्री बने हैं उसमें एक तो युवा हमारे राम सिंह कैडाई हैं, और ये भी जितने प्रदीप बत्रा को भी आप युवा मान सकते हैं। और जो पहले दावेदार माने जा रहे थे मंत्री के, वो थोड़े चूँकि बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं, बंशीधर भगत हो गए, बिशन सिंह चुफाल हो गए, उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी ने मौका नहीं दिया है। इसके बजाय एक युवा चेहरों पर जो है भरोसा जताया है।
एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि अभी कुछ दायित्व भी बांटे जाने हैं, उसमें भी एक दायित्व को लेके भी अगर कुछ क्या आपको लगता है कि दायित्वों को लेके भी कुछ अभी और लोगों को एडजस्ट किया जाना है, या समीकरण और भी कुछ पॉलिटिकली या रणनीति के तहत कुछ उनमें भी चेहरे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, भाजपा के दायित्वों की 4-5 सूचियाँ आ चुकी हैं और अभी छठी सूची उनकी तैयार है। ये सूची बेसिकली अब ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसके बाद फिर पार्टी जहाँ-जहाँ कुछ अनछुए क्षेत्र हैं, जहाँ और लोगों को मौका दिया जा सकता है, मुझे लगता है कि पार्टी वहीं अब दायित्व देने वाली है। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र हैं, जो नगर निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, उनमें भी सभासद और पार्षद मनोनीत जो होते हैं, एक-एक, दो-दो जो मनोनीत होते हैं हर निकाय में, उसकी सूची भी तैयार है। तो पार्टी बिल्कुल उस लेवल तक सारे संतुलन जो है साधने का प्रयास कर रही है। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो गॉसिप की तरह भी चलता है इस प्रदेश में, कि ये बदलाव करने के बाद या दायित्वधारकों की सूची आ जाने के बाद 1 साल चुनाव का रह गया है, अब क्या बीजेपी के अंदर के जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती हैं वो सब बंद होंगी? नहीं, काफ़ी हद तक जैसी कयासबाजियाँ लगातार लगती रही हैं, उठती रही हैं, तमाम सवाल उठते रहे हैं, बार-बार जो है चर्चाएँ, अफ़वाहें फैलती रही हैं और चूँकि यहाँ पुरानी परंपराएँ भी रही हैं, पुराना एक रिवाज रहा है कि 4 साल, साढ़े 4 साल या 4 साल से भी कम जो है कोई मुख्यमंत्री रहता है। लेकिन अब जो देखने में जो पूरा सीन लग रहा है, उसके हिसाब से एक मजबूत सरकार बन गई है, कैबिनेट पूरा हो गया है और पिछले दिनों जो अमित शाह जब आए थे हरिद्वार, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं इसे मतलब दबाने की या उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी कि भाई इस तरह की अफ़वाहें ना फैलाएँ, आप चुनाव पर फ़ोकस करें। तो अब पार्टी का पूरा फ़ोकस चुनाव पर है। अब बीजेपी के सारे गुट इस बदलाव के बाद संतुष्ट होंगे? मुझे लगता है क्योंकि जो अभी 5 मंत्री जो बने हैं, उनमें भी कहीं न कहीं जो दूसरे गुट रहे हैं, उनसे जुड़े हुए या उनके साथ जिनके नाम जुड़ते रहे हैं, वो नाम भी शामिल हैं। और केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार इसी पर फोकस कर रहा है कि ये गुटबाजी या कहीं आपस का जो कुछ इनके बीच जो मनमुटाव है, ये कहीं ना कहीं फिलहाल चुनाव की राह में आड़े ना आए। तो पार्टी का पूरा फोकस अब चुनाव पर है। ये थे हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी आफ्ताब अजमत। दोनों साथियों ने प्रदेश की नब्ज़ को बहुत अच्छे से टटोला है और आगे आने वाला चुनाव है, चूँकि चुनावी वर्ष चल रहा है और अगले साल राज्य में चुनाव होना है, तो बहुत मायने रखता है ये जो बदलाव हुआ है, धामी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।